जी जी। नमस्कार दोस्तों, आज अनुस्वार मंच पर मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर आपके समक्ष हूँ और अब की बार हमारे साथ हैं विनोद पाराशर जी। हम उनसे उनके रचना संसार और साहित्यिक जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे और समझेंगे कि कैसे वो इतना कुछ लिख पाए। नमस्कार विनोद जी, स्वागतम। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। अनुस्वार के सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय अपने ही द्वारा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा जन्म जिला गाजियाबाद के पास एक गांव है सिंगोली, वहां पर हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में और मेरे मामा जी के गांव में हुई और लगभग 41 वर्ष पहले हम दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली के आजादपुर गांव में मैं पढ़ा, मिडिल और हायर सेकेंडरी मैंने वहीं से किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से, इवनिंग कॉलेज से, सत्यवती से मैंने बीकॉम किया और उसके बाद मैं भारतीय डाक विभाग में भर्ती हो गया और उसके दौरान ही मैंने जो एमए किया कोटा विश्वविद्यालय से। और मेरे लेखन की शुरुआत मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से हो गई थी उस समय। और कॉलेज में जाने के बाद वहाँ कॉलेज की पत्र पत्रिकाओं में भी कविताएं छपी और जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं होया करती थी मैं उनमें भी शामिल हुआ। तो वहाँ भी मैं प्रतियोगिताओं में शामिल हुआ और पुरस्कार भी जीते। उस समय मुझे याद है कि माता सुंदरी कॉलेज में एक सारंग कार्यक्रम हुआ करता था, उसमें मेरी रचना को तृतीय पुरस्कार मिला था अंतर महाविद्यालय में। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुख्य रूप से मैंने कविताएं लिखी हैं, कहानियां, रिपोर्टिंग, एक तो नाटक भी लिखा है। और उस समय की पत्र पत्रिकाओं में आज तक है, दीर्घा है, संचेतना है, अमर उजाला है, इनमें मेरी रचनाएं छपी। और कुछ रचनाओं का पंजाबी भाषा में भी अनुवाद हुआ। उस समय अक्स मैगजीन निकला करती थी, तो अक्स मैगजीन में मेरी कुछ रचनाएं पंजाबी भाषा में भी अनुदित हुई। और वर्ष 1991 में हिंदी अकादमी के सहयोग से मेरा प्रथम काव्य संग्रह नया घर प्रकाशित हुआ। वह अब आउट ऑफ स्टॉक है। उसके बाद साहित्य का सफर चलता रहा और वर्ष 2013 में मेरी दूसरी पुस्तक दोस्ती आई। और साहित्य के क्षेत्र में मेरा जो मार्गदर्शन है, मैं जिन्हें अपना साहित्यिक गुरु मानता हूँ, वो डॉक्टर प्रताप सहगल हैं। और उन्हीं के साथ डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी, उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं साहित्य के क्षेत्र में अब तक जो कुछ कर पाया हूँ सब उन्हीं के आशीर्वाद है और उन्हीं का मार्गदर्शन है। उसके बाद डॉक्टर महीप सिंह, रामदरस मिश्र जी, अनेक साहित्यकार हैं, डॉक्टर विनय और गिरिजा कुमार माथुर जी के साथ भी हमने मंच साझा किया है। और इधर काव्य गोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में भी मैं कविताएं पढ़ता रहता हूँ। और अब सेवानिवृत्ति के बाद मेरा पूरी तरह से समय इसी में साहित्य के कार्य में, लेखन में बीतता है। यह मेरी अब तक की साहित्यिक यात्रा। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अब पूरी साहित्यकार है और किसकी प्रेरणा से आप साहित्य में उन्मुख हुए? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर प्रताप सहगल मेरे साहित्य गुरु हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं साहित्य के क्षेत्र में आया हूँ और अब तक जो कुछ मैं कर पाया हूँ यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। जी, साहित्य के क्षेत्र में मैं जो भी मार्गदर्शन लेना होता है तो मैं उन्हीं से लेता हूँ। इसके अलावा दूसरे स्थान पर डॉक्टर नरेंद्र मोहन है, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया है और इसके बाद जो उन्होंने मिलता रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर प्रताप सहगल ही मेरे साहित्य गुरु। बहुत खूब।
तो सबसे पहली आपकी रचना कब प्रकाशित हुई? सबसे पहली रचना मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ये कोई मेरे ख्याल 1978 के आसपास की बात होगी। जी सर। जी, प्रकाशित हुई। वो मैंने अकाउंट्स की ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो उन दिनों आजादपुर में ही एक अयोध्या टेक्सटाइल मिल, वहां से मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली थी। तो उन्हीं की एक अयोध्या समाचार से पत्रिका निकलती थी। हाँ जी। पहली मेरी कविता वहीं प्रकाशित हुई थी। तो आपकी पहली रचना जो है वो कविता कही जा सकती है। जी हाँ, कविता। लेकिन फिर अन्य विधाओं में कैसे माइग्रेट किया आपने, कैसे आप जुड़े? अन्य विधाओं में मैं मुख्य रूप से साहित्यिक रिपोर्टिंग मैंने बहुत की है। लगभग ये समझ लीजिए कि 35 साल से प्रताप सहगल जी के यहीं से इनकी एक गवाक्ष साहित्यिक संस्था थी, गोष्ठियां होती रहती थी जी। तो मैं उसकी रिपोर्टिंग किया करता था। तो रिपोर्टिंग का मैंने कार्य वहीं से शुरू किया और उसके बाद एक 3-4 कहानियां भी लिखी हैं, एक नाटक भी लिखा, लेकिन फिर लौटकर मैं कविताओं पर ही आ गया। मुख्य रूप से कविताएं और रिपोर्टिंग। अभी यही है, एक उपन्यास की भी योजना है। नहीं तो आप पत्राचार से भी जुड़े रहे या नहीं? हाँ, ये डाक विभाग में आने से पहले मेरी इच्छा तो यही थी कि मैं पूरी तरह से पत्रकारिता करूं। लेकिन कुछ पारिवारिक हालात ऐसे थे और कुछ साहित्यिक मित्रों का ये सुझाव था कि उससे इतना नहीं हो पाएगा कि मैं अपने घर परिवार का लालन पोषण भी कर सकूं। तो इसलिए वो मैंने त्याग दिया और इसको मैंने साहित्य को एक तरह से कहेंगे कि शौकिया रूप से ही रखा और पूरी तरह से मैं सरकारी सेवा में डाक विभाग में लगा। जी, नहीं ये तो सही निर्णय किया था आपने। जी। आपकी कहानियों का मूल स्वर क्या होता है? मेरी कहानियों का मूल स्वर जो मध्य वर्गीय परिवार की जो समस्याएं होती हैं, खास तौर से जो बड़े परिवार में और जो कम शिक्षित परिवार होता है, उसकी जो पारिवारिक समस्या होती है वो केंद्र में रहती है। कैसे चयन करते हैं इन विषयों का? प्रायः सामाजिक परिवेश से या अपनी कल्पना शक्ति से? नहीं, सामाजिक परिवेश से और उसमें थोड़ा कल्पना का भी समावेश होता है और दोनों को मिलाकर ही कोई रचना का रूप ले पाती है। जैसे ही कोई घटना घटित होती है तो मन के अंदर उद्वेलित होती है और फिर अपने आप ही पता नहीं कहाँ से शब्द आते हैं और फिर वो इस तरह से रचना बन जाती है। वाह। सबसे प्रिय रचना आप कौन सी कहेंगे? सबसे प्रिय रचना मेरी कॉलेज के समय में एक गुब्बारे कविता मैंने लिखी थी। माता सुंदरी कॉलेज में उसे तृतीय पुरस्कार मिला और वही अक्स मैगजीन में पंजाबी में अनुवाद होकर भी छपी। वो मेरी प्रिय रचना है। क्या आपके लिए संभव होगा इस रचना का पाठन करना? जी बिल्कुल, मैं सुना सकता हूँ। जी सर। हाँ, नहीं आंशिक नहीं, पूरी कविता मैं आपको सुना सकता हूँ। याद है, गुब्बारा शीर्षक से कविता है। गुब्बारा। जी। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुब्बारा हूँ जिसमें जब जी चाहे हवा भरो, कुछ देर खेलो और फिर फोड़ दो। काश तुम भी गुब्बारा होते, कोई हवा भरता, कुछ देर खेलता और फिर फोड़ देता, तब तुम समझ पाते एक गुब्बारे के फूटने का दर्द क्या होता है। गुब्बारा स्वयं नहीं फूटता, बल्कि गुब्बारा फोड़ दिया जाता है। किसी बच्चे और बड़े के द्वारा गुब्बारा फोड़े जाने में बड़ा अंतर होता है। बच्चा स्वयं गुब्बारा नहीं फोड़ता, बल्कि गुब्बारा उससे फूट जाता है। गुब्बारा फूटने पर वह तुम्हारी तरह कह नहीं लगाता, बल्कि रोता, गिड़गिड़ाता, आंसू बहाता है। और फिर तुमने तो मुझ में हवा नहीं गैस भरी थी, बांध लिया था एक धागे से ताकि तुम्हारी मर्जी से उठ सकूं।
इतना खुश हुआ था मैं जब तुमने धागे को स्वयं से जुदा करते हुए कहा था कि अब तुम आजाद हो। लेकिन हाय रे विडंबना, यह कैसी आजादी। कुछ देर बाद ही तुमने जेब से पिस्तौल निकाली और लगा दिया निशाना। मेरा अस्तित्व खंड खंड हो असीम आकाश से कठोर धरातल पर आ पड़ा। काश मैं गुब्बारा न होता, और अगर होता तो मुझ में गैस नहीं सिर्फ हवा भरी होती। हवा, वही हवा जो नहीं उड़ने देती गुब्बारे को खुले आकाश। हेलो, धन्यवाद। हाँ, गाड़ी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, ये गुब्बारे कविता थी जो मैंने पढ़ी। धन्यवाद। कि बड़ा आपने बिल्कुल बहुत बड़ी चीज कह दी है। हाँ डॉक्टर साहब, इस कविता के बारे में मैं जरा कुछ कहना चाहूंगा कि हो सकता है और रचनाकारों का भी ऐसा अनुभव हो जी। क्यों हम सब रचनाकार जो समाज से ही घटनाएं या जो समस्याएं वो लेते हैं, तो जब किसी रचनाकार के साथ कोई घटना घटित होती है तो वह और कुछ करे या ना करे, लेकिन कोई रचना अवश्य कर देता है। कविता हो, कहानी हो, कुछ भी हो। तो ये कई बार रचना इस तरह की जब वो बन जाती है, वह खुद भी नहीं जान पाता कि ये उसी ने लिखी है। इस मेरी गुब्बारे कविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने किसी और अर्थ से लिखी थी, लेकिन जो पुरस्कार देने वाले विद्वान जन थे उन्होंने कोई और अर्थ, और एक आजकल के मनचले युवा ने कोई और अर्थ लगाया। ये पता नहीं इस तरह का किसी और के साथ भी साहित्य के साथ होता हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ। पात्रों का चयन कैसे होता है? वास्तविक जीवन से ही उठाते हैं या उनमें भी काफी कल्पना रहती है? नहीं, पात्रों का चयन वास्तविक जीवन से ही उठाता हूँ, लेकिन उसमें एकदम ऐसे ही नहीं होते जैसे पूरी तरह से वास्तविक जीवन से। कुछ वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, कुछ अपने कल्पना के आधार पर उनके चरित्र में परिवर्तन किया जाता है। क्या आपने व्यंग्य साहित्य की भी रचना की है? जी हाँ, मेरी कविताओं का मूल स्वर व्यंग्य ही है। अच्छा। मुझे व्यंग्यात्मक कविताओं में ही आनंद आता है, और व्यंग्यात्मक कविताएं मैंने लिखी हैं, और मैं अब सोच रहा हूँ कुछ गद्य की और भी व्यंग्यात्मक के क्षेत्र में जाने। स्वागत है जी। विधा पर काफी लिखा जा रहा है और काफी समृद्ध हो रही है, लेकिन ज्यादा लिखा जा रहा है, पद कम। आप पद लिखेंगे तो ये बहुत बड़ी योगदान होगी। हाँ, मैं कुछ कविताएं हैं, मैंने व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी हैं, काफी छोटी कविताएं भी हैं, लंबी कविताएं भी हैं कुछ। तो व्यंग्य के बारे में प्रेरणा या क्या कहना चाहिए, प्लेटफॉर्म कैसे आपने डेवलप किया? व्यंग्य के बारे में ये मुझे लगता है अपनी बात को कहने का एक सबसे सशक्त माध्यम है व्यंग्य। जो भी हम समाज में विसंगतियां देखते हैं अपने आसपास, व्यंग्य लिखने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है जी। सिर्फ आपका नजरिया होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को आदर्शवादी रूप में कोई बात बताएंगे, उपदेशात्मक रूप में, तो वह नहीं समझ पाएगा। लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में अगर विसंगति के रूप में हम उसे बताते हैं तो वो बात ज्यादा असर करती है, और वो जिसके ऊपर व्यंग्य किया जाता है वो हंसते हंसते भी उस रचनाकार क्या कहना चाहता है उसको आसानी से समझ जाता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही कहना। और दूसरी एक चीज है कि कविता में आप कम शब्दों में वो चीज कह लेते हैं तो आदमी को समय नहीं लगाना पड़ता, फटाफट रजिस्टर होती है और उसके बाद में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये आपको इजाजत हो तो एक छोटी सी मेरी कविता जरूर जरूर जरूर, हमें तो अच्छा लगेगा। हाँ, वो शायद एक गोष्ठी में आपने सुनी भी थी। कुत्ते शीर्षक से कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते होते हुए भी कुत्ते नहीं कुछ और होते हैं। मेरे मोहल्ले में कई कुत्ते हैं, पहला सिर भौंकता है,
दूसरा सिर्फ काटता है, तीसरा भोंकता है काटता है, चौथा पेशेवर है, हड्डी चाटता है, कटवाने पर काटता है, कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाता है, हड्डी के जोश में खुद को काटता है, हड्डी के जोश में खुद को काटता है। वाह वाह वाह। मैं चाहूंगा कि आप एक दो और अपनी व्यंग्य रचनाएं सुनाएं। जी, ये मैं व्यंग्य का प्रयोग गजल में भी कर रहा हूँ। अच्छा, वाह। अभी इसी तरह की दो गजलें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आजकल के हालातों पर ही। अभी चुनाव हुआ है कई राज्यों में, तो कुछ इस तरह के मस्त टाइप के लोग होते हैं जिन्हें समाज में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी भावभूमि पर एक गजल है। कोई आए कोई जाए हमको क्या, कोई आए कोई जाए हमको क्या, देश चाहे भाड़ में जाए हमको क्या। खूब खाएंगे हम हलवा पूरी, खूब खाएंगे हम हलवा पूरी, चाहे कोई भूखा सोए हमको क्या। कोई आए कोई जाए हमको क्या, देश चाहे भाड़ में जाए हमको क्या। घूमेंगे हम नए कोट पैंट में, घूमेंगे हम नए पैंट कोट में, उसकी चाहे फटे लंगोटी हमको क्या। देश चाहे भाड़ में जाए हमको क्या। हमारे पास तो आलीशान महल है, उसका चाहे टूटे छप्पर हमको क्या। विपदा जब हम पर टूटेगी तब देखेंगे, अभी तो हम चैन से सोए हमको क्या। धन्यवाद जी। ये बहुत सुंदर। हम आपको एक कविता सुना रहे हैं। जी जी, स्वागत है। और उसमें व्यंग्यात्मकता कितनी लगती है आपको, आप चाहूंगा कि आप राय दें। जी डॉक्टर साहब। हम देवता क्यों बनाते हैं, हम देवता क्यों बनाते हैं एक पत्थर को, हम क्यों कैद कर लेते हैं उसे मंदिर में, जानकर भी कि पत्थर के पाँव में। हम उससे बातें करते हैं जानकर भी कि वो सुन नहीं सकते, क्यों आशा करते हैं कि वो बोलेगा, और जब भी बोलेगा केवल तथास्तु कहेगा और कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक नहीं व्यंग्य है इसमें, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, व्यंग्य है आपकी रचना में इसमें। हाँ, हम यही है जो आंख बंद करके पूरी तरह से आस्था होती है और उम्मीद लगाए रखते हैं। हाँ कि ये आपने जिक्र कर दिया, इसी तरह की एक मेरी रचना थी जी, छोटी सी रचना है जी। तुम उसे जानते हो नहीं, पहचानते हो नहीं, देखा नहीं, जानते हो नहीं, पहचानते हो नहीं, देखा नहीं, नहीं नहीं, मूर्ख, अंधविश्वासी, हठ धर्मी। धन्यवाद। बस ये व्यंग के क्षेत्र में हम एक चीज मुझे विसंगति के तौर पर दिखाई पड़ती है, क्या? वो ये कि हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे व्यंग्यकारों के बाद इतने व्यंग्यकार हुए, लेकिन कोई स्तंभ नहीं घोषित हो सकता। पिछले 50 सालों से यही नहीं पता कि व्यंग्य के स्तंभ कौन कौन से हैं, जबकि हर पीढ़ी में एक होना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, आपका ठीक कहना है। अब दरअसल हुआ क्या है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो अध्ययन बहुत करती थी और तब जाकर लिखती थी, लेकिन आजकल की पीढ़ी क्या है कि वो अध्ययन कम करती है और जो भी थोड़ा बहुत आया कचरा अधकचरा वो सब जल्दी से जल्दी लिखा, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो सामने आ गया, तो वो एक तरह से अधपका सा होता है, फास्ट फूड हो गया। जी जी जी, फास्ट फूड हो गया। तो उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो समाज के लिए एक तरह से जो व्यंग्य का उद्देश्य है वो लाभप्रद होगा। तो वो तो ऊपरी स्तर पर है एक तरह से।
तो आजकल जो लिख रहे हैं व्यंग्य काफी लोग लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पुरानी पीढ़ियों में अभी भी प्रेम जन्मे जी हैं, उनकी तो व्यंग्य यात्रा है ही। प्रेम जन्मे जी से भी 35 लगभग 35-38 जितना नरेंद्र मोहन जी और प्रताप सहगल जी से है, उनसे भी उतना ही पुराना नाता है। और नहीं, किसी व्यक्ति पर बात नहीं करना चाहता मैं विनोद जी। जी हाँ, नहीं नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मैंने शख्सियतें हैं, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, गोपाल हाँ चतुर्वेदी, हाँ, बहुत से ऐसे नाम हैं जो लिख रहे हैं। आपके ललित लालित हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी लिखी हैं, व्यंग्य पर कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। आलोक पट्टनायक जी हैं, अरोड़ा जी और सुभाष चंद्र जी भी हैं। सुभाष चंद्र जी हैं, सूर्य बालाजी ने भी व्यंग्य लिखे हैं। हाँ, सूर्य बालाजी ने भी लिखा है, नरेंद्र कोहली जी ने भी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि शायद प्रतिस्पर्धा आपस में इतनी ज्यादा है कि कोई किसी को कुछ घोषित होने नहीं देना चाहता, तो सब आपस में एक दूसरे की कटिंग में लगे रहते हैं। हाँ, ये तो क्या राजनीति के क्षेत्र में जो उठापटक है और भी संस्थानों में हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये साहित्य का चित्र भी इससे अछूता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम साहित्य के क्षेत्र से तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो कहा जाता है कि समाज का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो वास्तविकता है, उसका हम सभी को सामना करना पड़ता है। मैंने तो पीछे दिन वहां भी कहा था, हिंदी भवन में भी आप थे उस टाइम। जी हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। ये रणविजय जी की पुस्तक का विमोचन हुआ था। हाँ, आपने कहा। आजकल लेखन कार्य बहुत ज्यादा हो गया है, व्यंग्य लिख रहा है या कविता लिख रहा है, क्योंकि कविता के नाम पर कुछ भी लिख दो अच्छा है, और उससे उससे मूल तत्व गेयता ही नहीं है, जबकि कविता में तो थोड़ा बहुत स्वर होना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा मानना ये है कि दो धड़े बने हुए हैं काव्य के क्षेत्र में भी। कुछ तो जो एकदम छंदबद्ध रचना है जो गाई जा सकती है, उन्हीं को कविता मानते हैं, और एक दूसरा है कि जो छंद मुक्त कविता लिखता है वो कहता है यही कविता है। जबकि मेरा मानना है कि कविता ना तो छंदबद्ध होती है ना छंद मुक्त होती है, उसमें जो भावों की संप्रेषणीयता कितनी है और कितनी गहराई से वो आए हैं, वो कविता है। उसका छंदबद्ध होना या पूरी मात्राओं के अनुसार होना ये कोई जरूरी नहीं है। मैं भी इसी विचार का सहमत कहूँ कि ये आवश्यक नहीं है कि आपकी कविता छंदबद्ध हो तभी उसे कविता कहा जाए। जी बिल्कुल, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कविता छंद के बंद तोड़ करके भी लिखी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल उसमें रस होना चाहिए, उसमें बिल्कुल रस होना चाहिए। बिल्कुल, अगर रस नहीं है तो फिर वो कविता नहीं है। लेकिन इतनी शुष्क कविता लिखी जा रही है जिसके कोई हद नहीं, और यथार्थवाद के नाम पर जाना पूरा का पूरा सत्यानाश है काव्य संसार का। जी हाँ, है, कर रहे हैं लोग। जिंदगी जब सूखी हो जाए तो साहित्य को थोड़ा बहुत सरस होना आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, पूरी कर सकती है। बिल्कुल। अब ये कोरोना काल में जो अभी समय बीता है, उसमें आदमियों का जीवन इतना नीरस शुष्क हो गया था, तो जो अच्छा साहित्य है उसने ही आदमी को आदमी से जोड़ा है, और ये लाइव कार्यक्रम हुए, इनसे जुड़ के आदमी का बहुत मनोबल बढ़ा है। जी, तो साहित्य की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है लोगों को आपस में जोड़ने में। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये दिखती है कि इतना सब कुछ जहाँ हो रहा है जी, पाठक नहीं जुड़ पा रहा, ऐसा क्यों? पाठक नहीं जुड़ पा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो
हमारे पास जब से ये मोबाइल जो आया है, पहले तो कुछ लोगों के पास ही होया करता था, लैंडलाइन होते थे, लेकिन मोबाइल जो आया है, मोबाइल के जरिए पूरा का पूरा विश्व एक उसमें केंद्रित होकर रह गया है। और इस मोबाइल में आप मान लीजिए जैसे जो समुद्र में है, हीरे भी है, कूड़ा कचरा सब इसमें समाया हुआ है। ज्यादातर लोग स्थूल रूप पे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो उसके लिए हितकर नहीं है, जो उसके चरित्र निर्माण के लिए भी नुकसानदेह है, उसमें लगी रहती है। तो इसलिए जो सही साहित्य के ऊपर नई पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सही मायने में कहा जाए तो आदमी को आदमी अच्छा साहित्य ही बनाता है। और आज जो हम देख रहे हैं आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि लोग साहित्य से, अच्छे साहित्य से दूर हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी कोई हॉबी ऐसी है जो साहित्य के अलावा जिसे आप सुख प्राप्त करते हो, आनंद प्राप्त करते हो? जी, साहित्य के अलावा मेरी हॉबी है, मैं योगासन करता हूँ और ये 28-29 साल से सुबह 1 घंटा योगासन मैं अवश्य करता हूँ। वाह। हाँ, पढ़ना, योगासन करना, और बेटे ने जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये सबसे ऊपर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं टेरेस पे। हाँ, टेरेस पे। तो कभी कभी ये जिम्मेवारी मुझे भी मिल जाती है, तो मैं भी पेड़ पौधों की देखभाल कर लेता हूँ, गार्डनिंग कर लेते हैं। जी जी, बहुत सुंदर ये है। और हम 8 बहन भाई हैं, माता पिताजी तो अब नहीं है, तो 8 बहनों भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो बड़ा परिवार है हमारा, 6 बहनें हैं। तो कभी किसी की शादी, कभी कुछ सामाजिक आयोजन रहते तो उसमें व्यस्तता, और कुछ अपने लेखन में इसमें व्यस्तता बनी रहती है। बहुत सुंदर जी। अब अंत में आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि अपने समकक्ष या उदीयमान या नए लेखकों के लिए आपकी क्या छोटी सी संदेश होगी, मैसेज क्या होगा? मेरा जो नए पीढ़ी के लेखक है उन सबके लिए एक ही संदेश है कि जो बुजुर्ग कहा करते हैं कि सहज पके सो मीठा होए, जो स्वाभाविक रूप से पकता है वही मीठा होता है। लेकिन आजकल की पीढ़ी एकदम फास्ट फूड पे आ गई है, उसे तुरंत तुरंत चाहिए, जबकि साहित्य में तुरंत तुरंत कुछ भी नहीं होता। बड़े धैर्य से और धीरे धीरे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, शॉर्टकट का कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक बात। तो मैं यही नई पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि वो अपना धीरे, ज्यादा पढ़े, कम लिखे, लेकिन जो भी लिखे नाप तोल कर लिखे, उसे कई बार पढ़े, और अगर जरूरत समझे तो किसी बड़े का मार्गदर्शन ले ले। ठीक बात, बहुत सही सलाह दी आपने। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ अवश्य उठाना होगा। और इसी के साथ मैं आज की सभा का समापन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने समय दिया हमें और अनुसार आप आए, और हम चाहेंगे कि आपका जुड़ाव ऐसा ही बना रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुस्वार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद।